सृष्टि लग रहा है बहुत एंजॉय कर रही है गाड़ी, कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश नजर आ रही है कि नहीं? 10 अक्टूबर से बुकिंग शुरू हो रही है, लग रहा है सृष्टि पूरी तैयारी भी कर रही है। सृष्टि तो पूरा ड्राइव करके आई है पहले, लेकिन अभी काफी कंफ्यूज्ड होंगी क्योंकि अभी उन्होंने विटारा ड्राइव की, उससे पहले स्कॉर्पियो एन की, अभी ये की, तो शी विल बी एबल टू टेल अस कि किसका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा था। आएंगे वापस उनसे जरूर पूछेंगे। चलिए नूरेश आ गए फिलहाल हमारे साथ। नूरेश, आज तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने, कुछ ज्यादा होपफुल होना चाहिए इससे या नहीं होना चाहिए, ज्यादा रीड ना करें? क्या इंपॉर्टेंस है ये 16,800 से रिबाउंड का, 38,000 से सपोर्ट बैंक निफ्टी रिबाउंड करके गया, क्योंकि आज बहुत हिस्से बाजार के एक्चुअली अच्छा कर रहे हैं, इतनी घंघोर मंदी स्क्रीन पे नहीं नजर आ रही है। नरेश, तो अगर हम देखें कि जो मास्क आउट हो रहा है कि अगर हम 50-60 पॉइंट डाउन है अगर निफ्टी पर, तो उसमें से 35 से 40 पॉइंट कंट्रीब्यूशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का है और दूसरा 20-25 पॉइंट एचडीएफसी ट्विंस का है। तो ये 3 स्टॉक के अलावा बाकी सबका नेट कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव ही है। सो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस भी देखे तो वो इतना गिरे नहीं थे सुबह में, बट वो भी फ्लैट है। सो क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है इंडियन इंडाइसेस में। और ग्लोबली भी अगर देखें तो हम अभी काफी पैरामीटर्स पे ओवरसोल्ड है, आरएसआई पे ओवरसोल्ड है, विक्स 30 to 35 पर आ गया S&P 500 और डाउ जोन्स में। तो ये जनरली एक पीरियड होता है कि इस पीरियड में शॉर्ट टर्म बॉटम बनना चाहिए ग्लोबली, अनलेस एंड अनटिल ये बहुत बड़ा मंदी हो जैसे 2020 और 2008 का, तो हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं। सो ओवरऑल हिस्टोरिकली लास्ट 10 साल में जब भी ये 35 विक्स के आसपास आया है तो अगले कुछ दिनों में बॉटम हुआ है। तो इस केस में अगर ग्लोबल बॉटम भी होता है तो स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन बेटर रहना चाहिए अपने स्टॉक्स में भी। फिर ये स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन कहाँ बन रहा है? आपके ट्रेडिंग पिक्स बताएं। तो सबसे पहले बाई रहेगा डॉक्टर रेड्डीज, जिसने एक शॉर्ट टर्म ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया, स्टॉप लॉस होगा 40 to 40, टारगेट प्राइस होगा 4500। दूसरा बाय होगा एक्सिस बैंक, जिसमें एक अच्छी गिरावट आ चुकी है 820 से लेकर 720 तक, और अभी काफी बड़े ब्लॉक्स गिरे हैं बीएससी और एनएससी दोनों पे। तो सीम्स लाइक सेलिंग ओवर फाइनली हो चुकी है इसमें। स्टॉप लॉस होगा 705, टारगेट होगा 780। एब्सोल्युटली नरेश, ये तो आपका एक व्यू रहा जो आपकी पिक्स है। इस वक्त आईटी पर आपकी क्या कन्विक्शन बैठ रही है? क्योंकि आज बाजार को सपोर्ट देने वाले आईटी और ऑटो पैक्स ही थे, और आईटी में जनरली जो ट्रेंड दिख रहा था वो फिजल आउट हो जाता था। अभी फिलहाल आईटी पे किस तरह का कन्विक्शन बन रहा है? जैसे मैं कुछ दिनों से कह रहा हूं कि आईटी में अब नो मोर बेरिश। जो लास्ट 6-8 महीने से बेरिश ट्रेंड था और जो बेरिश व्यू था फाइनली चेंज हुआ है। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है 30-32% डाउन हो चुका है ऊपर से, और काफी स्टॉक्स जो है ब्रॉडर मार्केट जो मिड कैप स्मॉल कैप आईटी में 40-50% डाउन है, लार्ज कैप 25 से 35% डाउन है। और ये एक साइक्लिकल सेक्टर नहीं है कि जहां पे हम 50-70% का डाउनसाइड एक्सपेक्ट करें, और काफी स्टॉक्स में एक बॉटमिंग फेज स्लोली एंड स्टेडीली हो रहा है। बट इनमें जो क्लैरिटी आएगी मोमेंटम की वो होगी पोस्ट क्वार्टरली नंबर्स के बाद। बट यहाँ पे ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। एज ऑफ नाउ लार्ज कैप्स में फोकस रहेगा, और मिड कैप में भी अगर रहेगा तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ। सो माइंडट्री है, परसिस्टेंट है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, सब कोशिश कर रहे हैं एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने की। तो रिसेंट करंट प्राइस से 2-2.5% के स्टॉप लॉस से ये सब में बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। पोजीशन पर सेंटिमेंटल डाउन ट्रेंड जरूर देखा था आईटी पैक ने, लेकिन यहाँ से अब सारे के सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स जो है धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक्स बनते हुए, और ब्रोकरेजेस पर भी हम देख रहे हैं लगातार आईटी पैक का रेडार पर है ब्रोकरेजेस के। हमारे साथ राजेश पालविया भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया भर में चाहे कुछ भी हो जाए, भारतीय बाजार अपने लेवल्स को बचाने में बिल्कुल कामयाब है। ऑफकोर्स 17,000 के नीचे हम गए हैं, लेकिन अब भी सेंटिमेंट्स जो है दिन भर में गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो रिकवरी आई वो तो काबिले तारीफ है। या गुड आफ्टरनून मानसी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में जरूर हम ये क्रूशियल वीक में ट्रेड कर रहे हैं। हम सीरीज के आखिरी लास्ट वीक में ट्रेड कर रहे हैं और एक्सपायरी वीक है, तो काफ़ी कुछ एडजस्टमेंट है। हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो कि 200 मूविंग एवरेज है उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में। आरबीआई पॉलिसी एक्शन है, तो ये सारी चीज़ें एक मार्केट को थोड़ा जरूर यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रखे हुए, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो आज भी मार्केट में काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक जरूर देखने को मिल रहा है। जरूर हमें लगता है कि निफ्टी में एक थोड़ा सा साइडवेज मूव रहेगा, जैसा कि कल भी हमने डिस्कस किया था। 16,900, 17,250 ये एक दायरे में रहते हुए दिखेगी निफ्टी कुछ समय के लिए, और इसके आइडल साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद फर्दर फ्रेश
डायरेक्शन मार्केट यहाँ से लेता हुआ दिखेगा। तो हमें लगता है जब तक 16,900 को ब्रेक डाउन नहीं करता है मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे, तो यहाँ पे पुलबैक के ट्रेड आते हुए दिखेंगे और ऊपर में 17,100 17,150 ये इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि आज के सेशन में भी देखे तो कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अभी भी अनवाइंड नहीं करी। 17,100 इवन 17,000 के स्ट्राइक पे भी कॉल राइटर्स की पोजीशन आज के सेशन में भी बनते हुए दिखी है। तो वहां पे एक जो अनवाइंडिंग ट्रेड आना था वो प्ले आउट होते हुए नहीं दिखा। 17,000 के ऊपर हम ब्रीफली आए भी थे, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। हम 17,000 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे प्ले आउट होते हुए नहीं दिखेगी। तो हमें लगता है थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड निफ्टी में रहेगा। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा रिलेटिवली वीक हो चुका है। 38,000 जो कि एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके आसपास ही हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये लेवल को तोड़ता है बैंक निफ्टी तो हमें लगता है बैंक निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। फिर वहां से हम 37,650 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकते हैं। राजेश, आपके पास आते हैं अभी आपकी ट्रेडिंग आइडियाज लेने के लिए। कुणाल भी स्टूडियोज में आ गए हैं। उससे पहले कि कुणाल रेडी हैं क्या? हाँ, कुणाल रेडी हैं। पलक झपकते ही कुणाल रेडी हो जाते हैं। घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंड्स में। कुणाल, ये बताइए कि आज के ट्रेडिंग पैटर्न को कैसे रीड किया जाए? बुल्स बड़े होपफुल हो रहे हैं कि साहब लग रहा है बॉटम हो गया, या साइंस आ रहे हैं अर्ली बॉटम के कि इस जोन के आसपास। बेयर्स कह रहे हैं आने दो ऊपर, अभी वापस शॉर्ट करते हैं। आप किस साइड पे? तो मैं न्यूट्रल साइड पे हूँ फिलहाल। मैं वेट एंड वॉच कर रहे हैं, ऑडियंस में बैठे हैं, दो टीम्स आपस में खेल रही है। बट आई थिंक ये अच्छा फाइट बैक है। आज पहली बार हमने लास्ट 3 से 4 दिन में एक अच्छा फाइट बैक देखा है। बुल्स का एक अटेम्प्ट देखा है, बट मेरे अनुमान से आई थिंक ये शायद हो सकता है कि एक्सपायरी की वजह से हो। जनरली जो साइकोलॉजिकल मार्क्स होती है 17,000, 18,000, 17,500, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स होती है इंडाइसेस के लिए, बिकॉज यहाँ पे जनरली पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स जिस भी स्टैंड्स में मार्केट हो वो अपनी बड़ी पोजीशंस बनाते हैं। और जब इंडेक्स मंथली एक्सपायरी में जब ऐसे क्रिटिकल लेवल्स पे आता है तब जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट बैक होती है, बिकॉज पुट राइटर्स इन दिस केस चाहते होंगे कि शायद इंडेक्स को 17,000 के आसपास क्लोज कराए तो ज्यादा एमटीएम लॉस ना हो। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये उसी रीजन की वजह से हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 से 3 दिन में एक फाइट बैक हो रहा है। कोइंसिडेंटली ये फाइट बैक 200 मूविंग एवरेज पे आ रहा है, जो 17,000 का लेवल है अप्रोक्सीमेटली निफ्टी पे। लेकिन कुणाल, पता नहीं क्यों आपकी इस बात से बार बार वो लेवल्स याद आ रहे हैं जब जून में जब 15,715, 800 से दबे पाप धीरे धीरे जब 17,000 के पास भी पहुंच गए तब भी वो कन्विक्शन नहीं आ पा रहा था। वो भी एक सिचुएशन थी जब एक्चुअली समझ नहीं आ रहा था कि दोनों साइड के बाजार दिख रहे हैं, ट्रेड्स, बुल साइड ट्रेड्स भी दिख रहे हैं, बेयर साइड ट्रेड्स दिख रहे हैं, और बड़ी तेजी आ गई कब बाजार में। इस वक्त आप कौन से तेजी के ट्रेड देख रहे हैं, या फिर अभी भी थोड़ी सी हेड स्ट्रेटजी है? तो ना एक कॉन्टेक्स्ट जो चेंज हुआ है, जो मेरा मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, जिसकी वजह से शायद ट्रेडर एक डिसाइसिव व्यू नहीं ले पा रहा है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स बहुत ओवरसोल्ड हो गए हैं। हम उस पोजीशन पे है जहां पे ग्लोबल मार्केट्स में एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुका है। हमारा मार्केट्स ने जस्ट रिसेंटली करेक्ट करना चालू किया है। तो वो स्टैंड्स लेना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि या ग्लोबल मार्केट्स अगर रैली कर लेंगे, बॉटम कर लेंगे, या हमारा मार्केट्स कंटिन्यू करेगा ग्लोबल मार्केट्स के सेल ऑफ को। तो वो जो एक स्टैंड से एक जो जोन आता है, एक फेज आता है मार्केट में, जहां पे कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि व्हाट मूव्स फर्स्ट। तो आइडियली उस टाइम पीरियड में हमें थोड़ा पेशेंटली वेट करना चाहिए। भले हम 2% ऊपर ले, 1% ऊपर इंडेक्स को बाय करें, बट वो कंफर्मेशन पे बाय करेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। 2 बाय कॉल मैं इनिशिएट करूंगा यहाँ पे। थोड़े डिफरेंट कॉल्स रहेंगे। पहला रहेगा बाय सन फार्मा पे। मेरा मानना है कि स्टॉक वापस से एक ब्रेकआउट लेवल पे आ चुका है। रोलओवर्स का भी बहुत अच्छा हम देख रहे हैं इंडिकेशन सन फार्मा में। तो मैं टारगेट रखूंगा 980 का, स्टॉप लॉस 880। और मेट्रोपोलिस मेरा ऐसा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। 1520-25 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसको भी रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। 1580 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1490। क्विकली आपने स्टॉक्स तो सजाए। अजय, कुछ दिन पहले कुणाल और प्रियंका गोल्डन क्रॉसओवर डिस्कस कर रहे थे। मैं तो इनकी गोल्डन कॉल्स को देख रही हूँ, क्योंकि इस बाजार में भी मुथूट फाइनेंस जैसी कॉल आपने दी, और ये स्टॉक क्या चल रहा है? कुछ अलग हो रहा है क्या? 2 दिन से आप दिख रहे हैं कितना ज्यादा, ऑलमोस्ट रीचिंग द टारगेट्स। नहीं, अच्छा चल रहा है वो स्टॉक दम दे। बट एक स्टॉक के बारे में मैं राजेश से बात करना चाहूंगा। कुणाल, नरेश, धन्यवाद जुड़ने के लिए। राजेश, एशियन पेंट्स, डेटा साहब एशियन पेंट्स के चार्ट को लेके आइए। आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ वहां पे एक थ्रस्ट जैसा बना है पहले 15 मिनट में। कुछ हम ये समझ रहे हैं कि कुछ वहां पे इंस्टीट्यूशनल एक्शन भी आज हुआ है फ्लोज के हिसाब से, स्पेशली एफआईआई फ्लोज। खैर, इंसिडेंटली ये स्टॉक क्रूड के प्राइसेस नीचे आने का भी एक तरह से इसको फायदा मिलता है। एक हफ्ते, एक महीने का देखिए, करेक्टिव फेज में कम गिरा। आज जैसे ही बाजार संभला
दबा के 80 रुपए का मूव उसके अंदर आ गया। क्या ये 4000 के लिए तैयारी कर रहा है पोजिशनली राजेश? तो अजय जी, कोइंसिडेंटली ये स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई भी किया है और ये स्टॉक मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में है। और एशियन पेंट पे जिस तरीके के ब्रेकआउट आज डेली वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है कि ये अपने आप प्रीवियस स्विंग हाई जो कि उस रेंज को भी आज क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो आज की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है। 35-40 के ऊपर अगर ये आज क्लोज करता है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए 3750 इमीडिएट यहाँ पे टारगेट इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस रैली ही देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक सीरीज के हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से आज मोमेंटम यहाँ पे कैचअप हुआ है, तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक जहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है इस वोलेटाइल मार्केट में, सभी स्टॉक्स में अगर आप बिहेवियर देखेंगे तो सभी स्टॉक्स ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड किया है। और जिन स्टॉक्स ने ये 20 डे मूविंग एवरेज को डिफेंड किया इस वोलेटिलिटी में, वहीं पे एक अच्छे पुल बैक के ट्रेड हमने कल के सेशन में और आज के सेशन में प्ले आउट होते हुए दिखे। तो एशियन पेंट हमारी बिल्कुल बाय रिकमेंडेशन है। 3750 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 3500 के आसपास रखने की सलाह रहेगी। एशियन पेंट्स इनफैक्ट क्रूड बेनिफिशियरी, इसके अलावा भी ब्लॉक्स जिस तरह से अजय हमें बता रहे हैं, कुछ न्यूज फ्लोज हैं जो कि लगातार यहाँ पर बिल्ड हो रहे हैं जिसका एक इम्पैक्ट 3750 के टारगेट्स राजेश जी ने भी इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है। राजेश जी, आपकी कॉल्स बची, आप बताएं ट्रेडिंग पिक्स कौन सी सुझा रहे हैं इस वक्त आप? तो देखिए, पहला स्टॉक तो मानसी जी एशियन पेंट ही है और दूसरा स्टॉक ऑलरेडी हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा स्टॉक है आइशर मोटर। कल भी हमने इसको रिकमेंड किया था, ऑलमोस्ट 3590 के आसपास कल ट्रेड करा था। हम उसमें आज भी अपना व्यू बुलिश रख रहे हैं। अब यहाँ पे 36-35 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक का भी बिहेवियर देखेंगे कि ऑलमोस्ट स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। तो ये हम देख रहे हैं कि जिन भी स्टॉक्स में इस तरीके के बिहेवियर हैं और एक ओवरऑल ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से, वो स्टॉक्स में ही अभी हम यहाँ पे बाइंग का ट्रेड कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। तो आइशर मोटर हमारा दूसरा स्टॉक होगा और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट यहाँ से 3740 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो आइशर मोटर पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे हमारा दूसरा स्टॉक होगा। और जो तीसरा स्टॉक हम यहाँ पे हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है डॉक्टर रेड्डी का। ऑलरेडी नरेश ने उसे कवर किया है, लेकिन जिस तरीके से फार्मा में कल के सेशन में और आज भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डी में 4400 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो 4220 के स्टॉप लॉस से आइशर डॉक्टर रेड्डी को भी बाय करने की सलाह रहेगी। अजय जी, आपकी दो पिक्स तो फेस्टिव सीजन से क्लियरली दिख रही हैं। ऑटो स्पेस, यहाँ पर भी फेस्टिव सीजन में, त्योहारी सीजन में लोग खासकर बुकिंग करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं और कंजम्पशन से जुड़ा हुआ दूसरा काउंटर। लेकिन फार्मा स्पेस है, डिफेंसिव बेट भी आप ले रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर रेड्डीज आपका तीसरा बाय काउंटर रहेगा। तो 3 बाय कॉल्स इसमें और डिफेंसिव स्पेस या फिर फेस्टिव डिमांड। क्योंकि जब फेस्टिव डिमांड की बात हो रही है, हम लगातार कंज्यूमर ब्रांड से बात कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सीजन में कितनी पेंटअप डिमांड देख रहे हैं, कैसा सीजन एक्चुअली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आइए एक बहुत ही खास कंपाइलेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। डिफरेंट कंज्यूमर ब्रांड्स हैं, डिफरेंट स्पेसेस से हैं। आइए एक रिएक्शन सुनवाते हैं आपको फिर से। इंडस्ट्री स्पेंड्स में दोनों रिटेल और कॉर्पोरेट कार्ड स्पेंड्स दोनों होते हैं। स्टेबिलिटी के मामले में रिटेल स्पेंड्स ज्यादा स्टेबल रहते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट कार्ड स्पेंड्स बहुत वोलेटाइल है। वो टॉप लाइन को ऐड करता है लेकिन ज्यादा मुनाफा नहीं देता है, बट वोलेटाइल तो जरूर है। ओवरऑल वॉल्यूम में भी और प्लेयर टू प्लेयर मार्केट शेयर बदलने में भी इसका हिस्सा है। हम लोग एट एसबीआई कार्ड में तो हमारा ट्रांजैक्शन शेयर जो बोलते हैं वो शेयर बढ़ गया है जुलाई टू अगस्त कंपेयर करने पर। इसका इंडिकेटर ये है कि रिटेल स्पेंड्स ज्यादा बढ़े हमें एसबीआई कार्ड में। तो इसका रिजल्ट है हमारा ओवरऑल स्पेंड्स पॉजिटिव है जब इंडस्ट्री का डी ग्रोथ है। तो लेकिन ये फेस्टिवल के टाइम में तो पूरा हमें उम्मीद है कि स्पेंड्स बढ़ेगा, सबको, इंडस्ट्री को बढ़ेगा और एसबीआई कार्ड को ही बढ़ेगा। एसबीआई कार्ड में हम लोग 1600 से ज्यादा ऑफर्स रोल आउट किया। ऑनलाइन मर्चेंट्स और ऑफलाइन मर्चेंट्स के साथ टाई अप किए हम लोग। अच्छी एक्सपीरियंस, शॉपिंग एक्सपीरियंस देना चाहते हैं कस्टमर्स को फेस्टिव पीरियड में। हमें ये उम्मीद है कि हमारा स्पेंड्स अच्छी बढ़ोतरी होगी सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने। देखिए, एज फार एज डिमांड इज कंसर्न काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये कोविड के बाद 2 या 3 क्वार्टर में एज रिटेलर्स एंड सब ब्रांड्स को पूरा क्वार्टर्स मिला है एज ऑफ परफॉर्मेंस। तो इस टाइम ये फेस्टिव काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है।
एज फार एज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का पर्सपेक्टिव का है, हमारा वी आर टारगेटिंग एज अ कंपनी की हम डबल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कर पाए ओवर प्री कोविड लेवल्स। सो होपफुली ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरे रिटेल इंडस्ट्री के लिए काफी स्ट्रांग होना चाहिए। अभी तक अगर आप डिमांड पैरामीटर्स की बात करें, बुकिंग्स की या इंक्वायरीज की, तो अच्छी डिमांड है और काफी स्टेबल डिमांड है। और खासकर जब हमने नए मॉडल्स देखे उसमें बहुत अच्छी बुकिंग्स भी आई हैं। ये जो सप्लाई सिचुएशन है ये बेहतर हो रही है और मुझे लगता है कि अगर ये प्रोडक्शन इस बुकिंग के हिसाब से होगा तो बहुत अच्छा सेल भी हो सकता है इस नवरात्रों में और दिवाली वाले फेस्टिवल सीजन में। पिछले साल ये जो क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर, ये हमारे लिए ये बेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज पिछले साल डेल्टा का लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से पूरा पेंट अप डिमांड क्वार्टर 2 में आया और इस वजह से बेस जो है काफी हाई है। तो हमें उस नजरिए से हमने ग्रोथ जो है अपने लिए कम रखी थी, लेकिन सेकेंड हाफ में हम उम्मीद करेंगे कि अच्छी ग्रोथ आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर का हमारा सेकेंड हाफ इतना अच्छा नहीं था क्योंकि सारे इन्फ्लेशन वगैरह सब किक इन होने लगे। और एक और बात है, क्योंकि हम कोविड के दौर से अभी गुजर चुके हैं लगभग, अभी तक के कोई भी क्वार्टर को आप पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक विडंबना है जो कि हम सेकेंड हाफ में देखेंगे कि एक्चुअली कंपेरेबल क्वार्टर्स हो जाएंगे। लेकिन तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि दिवाली के बाद, जैसे आपने कहा होली तक, हम इस पीरियड की ओर काफी ऑप्टिमिज्म के साथ देख रहे हैं। जूतों की कंजम्पशन को लेकर अगर हम बात करें, सिर्फ ट्रैवल नहीं, इंडिया के अंदर वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन के अंदर लोगों को तैयार होने का बहुत शौक रहता है और एक दूसरे के घर जाने का काफी शौक रहता है, तो कंजम्पशन के अंदर काफी स्पर आता है। और इंडियन इकोनॉमी को अगर हम देखें, जो कंजम्पशन है, क्योंकि काफी ग्राहक 2-3 साल से घर में बैठे हुए हैं और एक रिवेंज शॉपिंग की तरह चल रहा है। काफी लोगों ने अपने चलिए, तो बिल्कुल देश में त्योहारों की तैयारी चल रही है, त्योहारी सीजन आ चुका है और डिमांड को लेकर कॉर्पोरेट से का ये कहना है कि आगे और ज्यादा डिमांड में मजबूती के पूरे अनुमान नजर आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो डिमांड के आउटलुक्स नहीं दिखे थे वो इस साल दिख जाएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे एक और टेक्निकल एक्सपर्ट मितेश पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून मितेश, सीधे अपने ट्रेडिंग पिक्स बताएं, कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर हैं? गुड आफ्टरनून मानसी जी। बेसिकली सिस्टम एंड मेथड के ऊपर पहले तो 2 सेक्टर आए हैं उभर के, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो पेंट सेक्टर आया है और उसमें भी एशियन पेंट्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये बारी बाय साइड रिकमेंडेशन में आया है। जनरली ये जो ब्रेकआउट आया है एशियन पेंट्स में वो बहुत अनयूजुअल ब्रेकआउट है और पूरा पेंट इंडस्ट्री में। सो सबसे पहला जो स्टॉक्स क्वालिफाई हुआ है वो एशियन पेंट्स है। हमें लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड एशियन पेंट्स जो है उसमें एक बहुत ही बड़ी तेजी आएगी और क्लोज टू हमारा जो मानना है वो ये है कि इसमें 3800 से 4000 तक के एग्रेसिव टारगेट अगले 1 से सवा साल में, मतलब 12 से 18 महीने में आ सकते हैं। उसी के साथ साथ दूसरा जो स्टॉक क्वालिफाई हुआ है मेथड और सिस्टम के ऊपर वो है एक्सोनोबल। लो बीटा काउंटर है, लेकिन जिस तरीके से हमने आईटीसी में रैली देखी है, बहुत ही स्लो मूवर जो एक्सोनोबल की जो प्राइस मूवमेंट होगी गोइंग फॉरवर्ड रहेगी और हमें लग रहा है कि यहाँ से 2400-2500 के टारगेट्स अगले 12 से 18 महीने में आने चाहिए। तो ये 2 सेक्टर है अभी, सॉरी ये पहला सेक्टर है जिसमें ये 2 स्टॉक है, एशियन पेंट्स एंड एक्सोनोबल। दूसरा जो स्टॉक्स है वो दूसरा जो सेक्टर है वो है केबल एंड वायर्स का, और उसमें इस बारी जो अनयूजुअल ब्रेकआउट आया है वो है पॉलीकैब में। पॉलीकैब में जिस तरीके से प्राइस स्ट्रक्चर अभी सजेस्टेड है उस हिसाब से आई थिंक स्टॉक वो 2800 टू 3000 के जोन में जाने के लिए रेडी है। तो ये पहले 2 सेक्टर की बात करें, पेंट सेक्टर और केबल सेक्टर की। और अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक पे। तो स्टॉक स्पेसिफिक पे स्मॉल कैप के ऊपर एक ट्रिटॉन वाल्स करके कंपनी है जो क्वालिफाई हुई है और हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड अगले आने वाले 1 से 3 महीने में देखा जाएगा। तकरीबन हमारा प्राइस 1500 ऑड लेवल्स के ऊपर ट्रिटॉन वाल्स अभी ट्रेड कर रहा है, तो 1800-2100 के एग्रेसिव टारगेट अगले 1 से 3 महीने में आएंगे। और दूसरा है जिलेट इंडिया, ये भी एक बहुत ही अनयूजुअल ब्रेकआउट है जिलेट इंडिया का।
5300 पे के ऊपर हमने कॉल ये जो है वो इनिशिएट किया था। हमें लग रहा है अगले 1 से 3 महीने में 6200 से लेके 6700 के टारगेट्स आएंगे। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए जिलेट इंडिया है और दूसरा है ट्रिटॉन वाल्व्स। और अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो सबसे पहला है पेंट सेक्टर, जिसमें एशियन पेंट्स और एक्जो नोबल, और है केबल सेक्टर जिसमें पहली प्रिफर्ड पिक है पोलीकैब। ओके, और ट्रिटॉन वॉल्व्स में ये बताना जरूरी है अपने व्यूअर्स को कि ये बहुत ही इलिक्विड काउंटर है, इसमें केयरफुली काम करें, और ये बहुत स्मॉल कैप है, ये रिस्की हो सकता है। हालांकि इनको लग रहा है मितेश जी को कि इसमें एक ब्रेकआउट बनेगा, बट बहुत मतलब फ्लोट है ही नहीं, ड्राई है एकदम काउंटर। एग्जिट करना मुश्किल तो नहीं हो जाएगा मितेश? जिलेट इंडिया, अगर जिलेट इंडिया भी देखेंगे आप तो नाम नोन है लेकिन वो भी ड्राई काउंटर ही है। तो कहीं ना कहीं जब ट्रेंड शुरू होता है तब वॉल्यूम की एक्टिविटी बहुत कम रहती है। जैसे ही प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आएगा इसमें, बेस्ड ऑन द नॉर्मल चार्ट पैटर्न जो है, वहीं पे आपको यही काउंटर में एक दिन के 1-1.5 करोड़ का काम आपको देखने के लिए मिलेगा गोइंग फॉरवर्ड। ऐसे देखा जाए तो जिलेट इंडिया भी बहुत ही ड्राई काउंटर है, लेकिन एज यू नो वी फॉलो द सिस्टम एंड मेथड। और अगर आप इवन फंडामेंटल भी ट्रिटॉन वाल के देखेंगे तो भी आई थिंक 5 स्टार रेटिंग में ही जाएगा ये स्टॉक, इंक्लूडिंग जिलेट इंडिया। तो ड्राई वॉल्यूम है, अग्रीड, लेकिन जैसे जैसे इसमें प्राइस की एक्टिविटी आएगी वैसे वैसे लिक्विडिटी बढ़ती जाएगी। ऑलराइट, तो ये सारे काउंटर्स हैं जो आप नजर डाल रहे हैं, इस पर आपके सिस्टम और मेथड पर आ रहे हैं ये, ठीक है, हम इन पर वॉच रखेंगे। और चलिए, इस बीच अब हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट भी जुड़े हैं, हमारे साथ ओरिएंट बेल के मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं बात करने के लिए। ओरिएंट बेल में हम अच्छा खासा एक्शन देख भी रहे हैं। हिमांशु जिंदल है हमारे साथ, CFO। उससे पहले ये बात कर रहे हैं क्योंकि ओरिएंट बेल में जो बड़ा ट्रिगर था जिसके चलते आज हम चाहते थे कि और क्लैरिटी हमारे व्यूअर्स को मिल पाए कि उनका जो बैंगलोर का जो प्लांट है वहां पर उनका जो एक्सपेंशन का काम है वो तय समय से पहले पूरा हो गया, और अब जो कैपेसिटी है वो बढ़कर होगी। अपनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ होकर रखना चाहते हैं ऑलरेडी दक्षिण में, पश्चिम भारत में। तो ये सारे ट्रिगर्स के चलते हम देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर जिंदल से। हिमांशु जिंदल हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर जिंदल। क्योंकि आपका जो कैपेक्स प्रोग्राम था, मेनी कांग्रेचुलेशंस पहले तो कि आपका एक कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान जो था वो तय समय से पहले हो गया, और बाजार तो ऐसे बड़े ट्रिगर्स को जरूर रिवॉर्ड करना चाहता है। लास्ट 1.5 ईयर्स में आपने अनाउंस किया था लगभग 68 करोड़ का। अभी फिलहाल कैपेक्स के फ्रंट पर भी थोड़ा सा अगर हमें आइडिया दें कि कहां तक सिचुएशन है। सो थैंक यू सो मच। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा बेसिक समझाता हूँ। हमारा जो टोटल कैपेक्स हुआ है पिछले 2 सालों में करीबन 100 करोड़ के आसपास है, जिसमें से लाइक यू राइटली सेड करीबन 70 करोड़ हम लोगों ने डी बॉटलनेकिंग या मॉडर्नाइजेशन या एक्सपेंशन के नाम का किया है। और इसमें से आप ये समझिए कि जितना भी हमने कैपेक्स किया उसमें से 60% हमने साउथ और वेस्ट के लिए ईएमआर किया था पहला राउंड में। तो हमारे 2 बड़े कैपेक्स थे। डोरा में एक कन्वर्जन हुआ है सिरामिक से विट्रिफाइड लाइन में, जो पिछला क्वार्टर में हो गया था, जून क्वार्टर में। और अभी हमने हॉस्कोटे का जो हमारा बैंगलोर का प्लांट है उसमें कैपेसिटी बढ़ाया है बाय 1.8 मिलियन स्क्वायर मीटर्स। सो ऑल इन ऑल विद ऑल ऑफ दिस कैपेक्स कमिंग टुगेदर हमने करीबन 5.5 मिलियन, जैसा मैंने कहा, ये कैपेसिटी एडिशन कर लिया या इंक्रीमेंटल वॉल्यूम पोटेंशियल बढ़ा लिया है कंपनी का। In our understanding, this should result into something like 1.5 to 2x of the top line post the completion or let me say digestion of all these capacities coming together. So ये छोटा सा है update on capex. हिमांशु, 1.5-2 times आपका रेवेन्यू ग्रोथ आ सकता है जब ये कैपेक्स आपका पूरा होगा और कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। इतनी सॉलिड डिमांड आपको नजर आ रही है? क्योंकि हाल ही में मैं कुछ आपके पीयर्स से बात कर रहा था, कंपेरेटर्स तो नहीं कहूंगा, सेम इंडस्ट्री के, वो इस बात को लेके थोड़ा सा कॉशियस थे कि शायद आगे आने वाले महीनों में थोड़ी नरमी आ जाए डिमांड में। आपको ऐसा नहीं लग रहा? नहीं, देखिए, जुलाई और अगस्त में आप ठीक कह रहे हैं अजय, जुलाई और अगस्त उतना अच्छा नहीं था। Q2 के बारे में ज्यादा बोलना तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि रिजल्ट अभी नहीं आया है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, यस, जुलाई और अगस्त में वीकर, नॉट एज पर एक्सपेक्टेशंस, और उसके मल्टीपल रीजंस थे। आप सडनली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे और एक ऐसा क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे जो पिछला साल वन ऑफ था, इन अ वे पेंट अप डिमांड का इम्पैक्ट था,
डिस्क्रिशनरीज खरीदे नहीं जा रहे थे, एसेंशियल्स पे लोग फोकस कर रहे थे। अब वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। पिछला साल और इस साल में मॉनसून का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो ये टेम्परेरी फैक्टर्स थे जो जुलाई और अगस्त को डिस्टॉर्ट कर रहे थे। बट एज वी आर गेटिंग इनटू फेस्टिव सीजन, आई थिंक थिंग्स आर बिकमिंग बेटर। तो Q2 में ये सब तो रहेगा, कॉस्ट बढ़ गया, डिमांड उतना अच्छा नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर आप देखें अजय, फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्ले, which is what I believe in, and so does OPL, Orinvel. देखिए 3 मेन चीजें हैं जो मेरी समझ में आती हैं। एक तो है जो डिमांड साइड, रियल एस्टेट बहुत टाइम बाद, एक बहुत बड़े लल के बाद वापस आ रहा है। अब ये एक और चीज समझने की है कि उन्होंने प्राइस इंक्रीजेस ले लिए हैं, डिमांड धीरे धीरे वापस आ रहा है, दिस इज वेरी क्लियर। एक और चीज है जो समझना चाहिए कि लिक्विडिटी की पोजीशंस हमारी और हमारे कस्टमर्स की आज की डेट में काफी बेहतरीन है एज कम्पेयर टू व्हाटएवर इट वाज प्री कोविड। सो बैलेंस शीट्स का बात करें, लिक्विडिटी का बात करें, तो दैट शुड आल्सो सपोर्ट what we are trying to do here in terms of construction industry. So building materials, that way demand should stay robust is my opinion, especially for tiles, knowing that there is no substitute for tiles, and tiles has now got a variety of places to how do I say, in terms of usage बढ़ता जा रहा है उसका। दूसरा एक चीज है जो हमें समझना चाहिए कि ब्रांडेड ऑर्गेनाइज्ड प्ले के लिए ये एक बहुत स्वीट स्पॉट है। अगर आप देखें मोरबी जो हमारा सबसे बड़ा क्लस्टर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, वहां पर थोड़ा रैशनैलिटी है इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज। दे हैव शट डाउन कैपेसिटीज फॉर 1 मंथ, तो उससे अपने आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ट्रिम डाउन हो जाता है। दूसरा एक बहुत अच्छा जॉय है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो जो हम लोग सुन रहे हैं सब जगह, जैसे जैसा गैस प्राइसेस बढ़ रहा है स्पेशली इन यूरोप, और जो कंटेनर फ्रेट रेट्स नीचे आ रहा है, दिस इज गिविंग अ जॉय इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर वी आर डूइंग ऑन एक्सपोर्ट्स। जुलाई अगस्त का महीना में ही 1350 करोड़ का धंधा हुआ है पर महीना, और अगर मैं कंपेयर करूं इसको प्री कोविड लेवल से, तो ये 700-750 करोड़ का रन रेट था। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें भी पॉजिटिविटी आ रही है, एक्सपोर्ट फ्लोज आगे चल के बढ़ना ही चाहिए। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो भी हमें बहुत मदद कर रहे हैं। जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड अब क्रिएट हो रहा है पोस्ट व्हाटएवर द गवर्नमेंट हैज डन इन टर्म्स ऑफ प्लगिंग आउट द लीकेजेस, वो बहुत मदद करेगा ऑर्गेनाइज्ड प्ले को। सो मेरे हिसाब से ये सब चीजें बहुत पॉजिटिव है। ये डिमांड को आगे चल के मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत मदद करेगा टाइल्स को। इवन ऑन द कॉस्ट फ्रंट, आई थिंक गैस कॉस्ट आप देख ही रहे हैं कि क्या है कि क्रूड नीचे आ रहा है। एनजी का प्राइस हेनरी हब में भी नीचे दिख रहा है, यूरोप में भी थोड़ा सॉफ्टनिंग हुआ है। तो नेट अगर फ्यूल नीचे आता है तो वो सब मार्जिन्स को भी सपोर्ट करेगा। जितना भी हमने कैपेक्स किया उसमें सबसे बड़ा जॉय ये है कि हमने सारा का सारा कैपेक्स अपना पॉकेट से किया है, हमने कोई बोरोइंग्स नहीं किया, तो हमें कोई इंटरेस्ट का परेशानी नहीं है फिलहाल के लिए। तो जो भी है, आई थिंक विद डिमांड लुकिंग एक्सट्रीमली गुड फ्रॉम अ मीडियम टू पॉजिटिव टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, आई थिंक अच्छा टाइम है टाइल्स के लिए। हिमांशु, पूरी तरह से कर्ज मुक्त कंपनी केपिक्स की अनाउंसमेंट हुई है और इसके बाद आगे भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छे। देखा उन्होंने क्या नंबर दिया, 750 का रन रेट 1350 में पहुंच गया और मुनाफे का आंकड़ा 8 करोड़ से सीधा 32 करोड़, 4 टाइम्स, व्हिच इज एन अप मूव इन इटसेल्फ। थैंक्स फॉर दैट हिमांशु। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। ऐसे कई सारे केपिक्स अनाउंसमेंट्स आप और भी करें, बिजनेस एक्सपेंशन आप और भी करें, ये हमारी बेस्ट विशेस फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और कैन फिन होम्स का स्टॉक भी आज फोकस में है, क्योंकि एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी के इस्तीफे पर कैन फिन होम्स की एक सफाई आई है। आज सुबह एक खबर हमने आपको बताई थी, उसके बाद अब इक्विरस के साथ कंपनी के मैनेजमेंट ने एक बैठक की और बैठक में ये सफाई, ये क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है कि इस्तीफे का फ्रॉड से कोई संबंध नहीं है और मैनेजमेंट ने इस बैठक में, इस कॉन कॉल में और क्या टेक अवेज दिए हैं ये जानते हैं। बताने के लिए पूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा, बताएं मैनेजमेंट कॉन कॉल के टेक अवेज क्या हैं, क्या सफाई आई है कंपनी की तरफ से? बिल्कुल, 4 पॉइंटर्स में टेक अवेज हम डिवाइड करेंगे। पहला तो ये कि फ्रॉड और एमडी एंड सीईओ के रेजिग्नेशन पर मैनेजमेंट ने सफाई दी और उनका कहना है कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, उन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। और फ्रॉड की जो बात चल रही है उसमें भी प्रोसेस और सिस्टम में कोई दिक्कतें नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फ्रॉड की जांच की जा रही है। फ्रॉड का जो अमाउंट है अक्रॉस द ब्रांचेस वो 6 करोड़ का है, जिसमें कि करंट आउटस्टैंडिंग जो है
बाकी रह गया है वो 3 करोड़ से भी कम है। ये सफाई आई है फ्रॉड से और एमडी और सीईओ के रेजिग्नेशन से जुड़ी हुई। तो ये काफी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लाइन थी, क्योंकि जब ये खबर आई थी उसके बाद रेजिग्नेशन की खबर आई तब हमने देखा कि स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन कंपनी की तरफ से सफाई आई है कि इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस भी दिए हैं आने वाले समय के लिए। मैनेजमेंट ने अपने स्प्रेड्स और मार्जिन का जो गाइडेंस है वो 2.4 और 3% पर बरकरार रखा है और उनका कहना है कि क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस भी जो है वो आने वाले समय में 0.11% से 0.14% के बीच ही बरकरार रहेगी, तो वहां पर भी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इंडस्ट्री रिलेटेड अपडेट्स में भी उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर में उन्हें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है आने वाले 5-6 सालों में और डिमांड भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी। और आखिर में उनका यह भी कहना है कि मैनेजमेंट टीम जो गिरीश कौसगी के समय थी वो अभी भी बरकरार रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट यहाँ पर कैनफिन होम के कॉन कॉल से निकल कर आए। आप पूजा इस जानकारी के लिए। तो ये सफाई आए उससे पहले भी बाजार रिएक्ट करना तो शुरू कर चुका था, क्योंकि फंडामेंटली तो स्टॉक में कोई दिक्कत थी नहीं। इनफैक्ट डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स आप डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम में आप कल भी आप देखें तो स्टॉक में बाइंग आई थी। आज सुबह भी पहला बड़ा एफएनओ गेनर कैनफिन होम्स था, अभी फिलहाल थोड़ा नीचे जरूर आया लेकिन सुबह 3.5-4% की मूव थी। क्या मितेश आपके रडार पे काउंटर आ रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर लगभग 170-180 पॉइंट्स की गिरावट अच्छी खासी, लगभग 25% की डेंट ये पिछले एक महीने में देख चुका है स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूज, जो इतनी बड़ी फंडामेंटल किसी तरह से कोई रीजन ही नहीं है टू वरी अबाउट। क्या आप देखते हैं इसको चार्ट पर कैसे देख रहे हैं? रिबाउंड यहाँ जो मॉर्निंग में एक रिबाउंड का अटेम्प्ट आया था वो क्या शुरू हो सकता है फिर जल्दी? देखिए प्रियंका जी, स्टॉक जो है उसने वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही बड़ी बैरिश कैंडल क्रिएट की है पिछले 2 वीक में। और अगर मैं पूरी हिस्ट्री निकालूं स्टॉक की लिस्टिंग से लेके अब तक, तो ये क्वार्टरली चार्ट के ऊपर 1990 से लेके 1990 में जब 4 रुपए प्राइस था तब से लेके अब तक का पूरा क्वार्टरली चार्ट अगर मैं निकालूं तो फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th जून 2022 उसमें जो फॉल था फ्रॉम द हाई ऑफ 685 टू द लो ऑफ 406 वो सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली फॉल था। और उसके बाद अगर ये करंट क्वार्टर में भी आप देखो तो वो हाई को वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। सो मेरे हिसाब से आई थिंक इट्स अ कंप्लीट अवॉइड। इसको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लेने के लिए, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ 670 टू 700 685 के ऊपर आ रहा है। ये स्टॉक 685 के ऊपर अगर वीकली चार्ट में बंद आता है, जो यहाँ से बहुत ही बड़ा फासला है, तभी जाके इसमें री रेटिंग सिस्टम और मेथड के हिसाब से हो सकती है। अदरवाइज इट्स अ कंप्लीट अवॉर्ड। करंट स्ट्रक्चर को देख के ये मालूम पड़ रहा है कि ये स्टॉक फिर से एक बार फिसल के 410 टू 420 के ट्रेजेक्टरी में आएगा। तो सो फॉर अस इट्स अ कंप्लीट अवॉइड। आप इसे एक कंप्लीट अवॉइड इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन इस बीच आप बाजार पे देखें तो थोड़ा सा दबाव तो फिर से बढ़ा है। 600-900 के 16,900 के नीचे फिर से बाजार फिसला है निफ्टी। लेकिन इस बीच बीएसई पर जो मैं पहले टॉप 100 काउंटर्स में जो ड्रैगर्स हम देख रहे हैं उसमें अब आपको बढ़कर काउंटर्स लाइक मदरसन सुमी, इस काउंटर में आपको गिरावट दिख रही है। संवर्धना मदरसन सुमी के नाम से एक काउंटर आएगा स्प्लिट होने के बाद, और हिंडाल्को में आपको लगभग 3% की गिरावट दिख रही है। बैंक्स आपको और लार्ज कैप बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक ये वीक हुए दिख रहे हैं। मिड कैप बैंक्स में आपको बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये कुछ बैंक्स है जिनमें आपको गिरावट अब बढ़ी हुई दिखी है और जिसके चलते आप बैंक निफ्टी पर भी 500 पॉइंट का डेंट देख रहे हैं। तो 38,000 के नीचे फिसला है फिर से बैंक निफ्टी, थोड़ी सी तो वीकनेस दिख रही है। राजेश, एक बार तो अटेम्प्ट लग रहा था कि शायद आज फिर से ये जो रिबाउंड है हो सकता है 17,000 के पास तक ले जाए क्लोजिंग तक भी, लेकिन अब ये जिस तरह से फिर से 17,000 के नीचे स्लिप हुआ है, ये तो आज दिन भर के जो मूव्स आए हैं क्या वो सिर्फ प्योरली एक्सपायरी के मूव्स थे और अब मेन जो कोर प्ले निकल कर आएगा वो एमपीसी की बैठक के आउटकम के बाद ही निकल के आएगा? कैसे देख रहे हैं बाजार की डायरेक्शन पर? प्रियंका जी, क्लियरली जो प्रेशर मार्केट बना है पिछले कुछ आधे घंटे में वो प्योरली बैंकिंग स्टॉक्स के चलते बना है। बैंक निफ्टी में देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस है, और अब जिस तरीके से 38,000 को डिसाइसिवली ब्रेक डाउन किया है बैंक निफ्टी ने, उसके चलते ही निफ्टी में भी प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। तो मेजर ड्रैगर तो आज के सेशन में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ही रहे, और हमें लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर वीक हुआ है बैंक निफ्टी का और 38,000 के पुट बेस को आज यहाँ पे वॉयलेट करते हुए दिख रहा है, तो ये थोड़ा और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 37,650 जो कि हमने लेवल ओपनिंग में डिस्कस किया था, वहां तक हमें लगता है ये प्रेशर बैंक निफ्टी में
कंटिन्यू होते हुए दिखेगा और उसी के चलते निफ्टी भी अब 16,900 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है निफ्टी में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि पुट बेस है आज और कल के सेशन के लिए स्पेशली, वो अब जो 16,900 के नीचे 16,800 के आसपास ही है। तो ये लेवल तो हमें लगता है निफ्टी में होल्ड आउट होते हुए दिखेंगे, लेकिन बैंक निफ्टी में जरूर देखना होगा कि कहाँ से लीडरशिप आते हुए दिखती, जो कि बैंक निफ्टी में एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे जनरेट कर सकता है। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि बैंक निफ्टी के प्रेशर के चलते निफ्टी भी थोड़ा यहाँ पे दबाव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। और राइट, ठीक है, तो थोड़ा सा तो प्रेशर आपको इस वक्त निफ्टी पर दिख रहा है, लेकिन प्रेशर जो कंप्लीटली ईज आउट हुआ है, डिफेंसिव मोड में बाजार इतने दिन रहेगा इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत शायद लोगों ने नहीं लगाई होगी मितेश, बट जिस तरह से आप डिफेंसिव बेट्स चल रही हैं, चाहे फार्मा काउंटर हो, एफएमसीजी काउंटर हो, कंजम्पशन बेस्ड काउंटर्स हो, ये मूव इस सब स्पेस में आपकी कौन सी है टॉप पिक्स जहां आप भी मोमेंटम बाकी हो? बेसिकली पूरा जो एफएमसीजी बास्केट है उसमें रिसेंटली जो क्वालिफाई हुआ है स्टॉक वो है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर का स्टॉक्स क्वालिफाई हुआ है और हमें लग रहा है कि ब्रिटानिया जो है उसमें भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव गोइंग फॉरवर्ड है। तो 3 स्टॉक यहाँ पे सिस्टम और मेथड के हिसाब से है। पहला तो है टाटा कंज्यूमर, दूसरा है ब्रिटानिया और तीसरा है नेस्ले। नेस्ले में भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव ऑन द कार्ड है और गोइंग फॉरवर्ड ये तीनों स्टॉक जो है वो अगले 1 से 3 महीने में ऑन द प्राइस फ्रंट बेसिकली सरप्राइज करेंगे। लेकिन इसमें से अगर पिकिंग ऑर्डर देखें, जैसे सिस्टम और मेथड के हिसाब से कोई पिकिंग ऑर्डर एज सच नहीं होता क्योंकि हम लोग इक्वल एलोकेशन ऑफ द कैपिटल में बिलीव करते हैं, लेकिन फिर भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से नेस्ले इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग और करंट लेवल से हमें लग रहा है कि अगले 1 से 3 महीने में 15 से 20% की अपसाइड नेस्ले में आएगी। तो वन शुड लुक फॉर अ नेस्ले। राइट, ठीक है, तो टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ये कुछ स्टॉक्स है जो आपको यहां पर बाय के सिग्नल्स दिख रहे हैं। लेकिन हमने एक और चीज देखी कि आज सीमेंट पैक में फिर से आपको एक रिकवरी अटेम्प्ट तो दिखा, और रिकवरी अटेम्प्ट क्या यहां पर इनफैक्ट आपको फिर से लॉन्ग बनते हुए दिख रहे हैं। क्या सीमेंट पैक ने अपनी फिर से जो इस पूरे वीकनेस में जो थोड़ी सी तेजी पे पॉज लग गया था वो फिर से रिज्यूम कर लिया क्या? राजेश, इसे माने आज इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर, इनफैक्ट सारे काउंटर्स में आप देखें तो मूवमेंट तो है। तो प्रियंका जी देखिए, सीमेंट स्टॉक में जरूर एक करेक्शन देखने को मिला था और जो स्टॉक्स में अभी भी 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किए हुए थे वहां पे जरूर एक रिकवरी का ट्रेंड आज के सेशन में बना। स्पेशली इंडिया सीमेंट में तो देखें तो जो करेक्शन हुआ था उसके बावजूद भी स्टॉक काफी डिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा था अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किए हुए थे और जो उसके प्रीवियस जो ब्रेकआउट हुए थे 230 रुपए के ऊपर, वो ब्रेकआउट को भी स्टॉक ने होल्ड आउट किया हुआ है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक पर 230 235 के लेवल होल्ड आउट रहेंगे, ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से जनरेट करते हुए दिखेगा। हायर साइड की बात करें तो इसमें अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो पिछले दिनों में करेक्शन हुआ उसके बाद 265 इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर वो लेवल को सरपास करेगा तो फिर स्टॉक में जो एक अप ट्रेंड हमने पिछले कुछ महीनों में देखा था वो वापस सस्टेन होते हुए दिखेगा और वहां से फिर 290 तक की भी अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो इंडिया सीमेंट क्लियरली एक आउट परफॉर्मेंस लग रहा है यहाँ पे स्टॉक में प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे व्यू बुलिश है, जिनके पास भी पोजीशन है बने रहना चाहिए या करंट लेवल पे बाय भी कर रहे हैं तो 232 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। 265 पहला टारगेट, अगर वो सरपास होता है तो 290 तक की अपसाइड भी इसमें आते हुए दिख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम शामिल करते हैं संजीव जी को। आपने प्रियंका को दिखा दिया स्क्रीन पे, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम दोनों बात कर रहे हैं संजीव जी से। बिल्कुल संजीव जी, आज बाजार ने बहुत शानदार फाइट मारी है, क्या सेंस आ रहा है आपको? आखिरी घंटे के लिए क्या स्टॉक्स लेके आए हैं आप? हाँ, तो देखिए अजय जी, वो तो वॉलेटिलिटी है और वो ग्लोबल इवेंट्स हैं और एडवेंचरस शॉर्ट्स जो सुबह थे वो पकड़े गए, आज फिर लॉन्ग्स हो गए तो वो पकड़े गए। तो वॉलेटिलिटी दोनों तरफ हर्ट कर रही है, बट मेरा यही कहना है मंडे तक ये वॉलेटिलिटी सबसाइड कर जाएगी। कल एक्सपायरी भी है एंड आई वुड एक्सपेक्ट अक्टूबर टू बी an excellent month. Global markets will also recover from this short-term volatility in dollar and bonds, and I am very confident next week onward we should start to see markets build themselves on the upside. अपडेट आपको मैं दे दूं कि आपको अशोक लीलैंड और एस्कॉर्ट्स का था, मैं अभी भी बहुत कायम हूं। अब आपके लिए 2 पिक्स है, एक कैश का काउंटर है और एक फ्यूचर है। बिल्कुल संजीव जी, बताएं अपनी स्टॉक पिक्स तो बताएं। पहले भी मैंने मेंशन किया प्रियंका के अनुपम रसायन
one of the largest super specialty chemical companies in India. It hardly has any market cap and it's supplying to 28 MNCs, including the likes of Mitsubishi, Syngenta, Sumitomo, Bayer, and it's got the highest margin, 28% margin. In super specialty high-end chemicals, there is no better player. और जो SRF 5 साल पहले था, this will take, something like that. So I am expecting a 1,000 rupees to 1,100 target by 31st December, which means in 3 months you can get 30% returns or more. And I think this is an unbelievable stock to be in. So Syngenta, Anupam Rasayan is my top pick for a target of 1,000. My other pick is Concor. Like I said, the Baltic Freight Index and other things are extremely positive, and fall in crude means more business is going to come towards India from China and Europe. So 688, 690 में लीजिए, 668 का स्टॉप लॉस, 790 का टारगेट ऑन कॉनकॉर। ऑलराइट, कॉनकॉर और साथ ही अनुपम रसायन, ये दो स्टॉक रिकमेंडेशन जो संजीव वसीन हमें यहाँ बता रहे हैं। शुक्रिया आप संजीव जी, ये सारी दोनों पिक्स हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो अनुपम रसायन और स्पेशलिटी केमिकल, ये स्पेस तो ऐसा है जिसको फायदा मिलता भी है, चाइना +1 हो, इकोनॉमिक यूरोप में इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, और ये पहले भी रिकमेंडेशन यहाँ संजीव जी दे चुके हैं और अब 900 रुपए का टारगेट वो यहाँ देख रहे हैं। तो बहुत हद तक तेजी आप बाजार पर वो भी कह रहे थे। एक्चुअली उनका व्यू ये है कि बाजार पे भी कॉल नहीं लेते हैं, दोनों साइड पे काम हो रहा है लॉन्ग शॉर्ट, लेकिन स्पेसिफिक स्टॉक्स में ज्यादा कन्विंस्ड है। इनफैक्ट ये बात मैं उनसे अग्री करूंगा। अगर आप देखें ना निफ्टी को भी, वो मॉर्निंग का लोएस्ट पॉइंट को रिविजिट कर रहा है अभी। बैंक निफ्टी दोनों एक बार लेके आइए डायरेक्टर साहब, ये बताना जरूरी है कि ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे रिविजिट कर रहा है, यानी जो रिकवरी थी फर्स्ट हाफ की वो टिक नहीं पाई। ये साइन एक्चुअली अच्छा नहीं है। 37,500 की तरफ देख रहा है बैंक निफ्टी, अब वो पहुंचता है या नहीं मालूम नहीं, और 16,500 की तरफ निफ्टी देख रहा है, जो कि पहले फर्स्ट हाफ के एक्शन से लग रहा था कि शायद नहीं होगा, लेकिन 1-2 दिन लगेंगे मेरे साथ। पर आज इंट्राडे पुल तो बहुत अच्छा है। जिन इंट्राडे ट्रेडर्स ने आज के लिए कॉल्स लिए होंगे उनके लिए तो खैर बहुत अच्छा दिन रहा होगा, उन्हें मिला होगा 200-250 पॉइंट आपको लो से मिले, लगभग बैंक निफ्टी पर कम से कम 300 पॉइंट, 300-350 पॉइंट्स मिले। चले, लेकिन एक बहुत ही अच्छी रिसर्च, एक्सक्लूसिव रिसर्च एक लेकर आया है कुणाल और शरद हमारे लिए। आइए उनके पास चलते हैं। कुणाल ने एक बार पहले भी हमें 17,000 बड़े डीएमए की बात बताई थी, गोल्डन क्रॉसओवर की बात बताई थी। एक और एक्सक्लूसिव रिसर्च वो हमारे लेकर आए, पहले उनसे समझते हैं। ओवर टू यू शरद। जी बिल्कुल, बहुत एक इंटरेस्टिंग रिसर्च जो है कुणाल हमारे लिए लेके आए हैं, और कुणाल हम जानना चाहते हैं कि ऑफ कोर्स ओवरसोल्ड पोजीशन पे है S&P 500 इंडेक्स, तो इसका क्या इंडिकेट होता है? आपकी रिसर्च के बारे में जरा बताइए, क्या आपको यहाँ पे फाइंडिंग्स देखने मिल रही है अभी? थैंक यू सो मच शरद। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है और ये जो सिनारियो है उसको समझना बहुत जरूरी है, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स में बहुत ज्यादा अग्रेसिव सेलिंग हो रही है, स्पेशली यूएस मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स में। पर हम जनरली कहते हैं कि जब ओवरसोल्ड हो जाता है मार्केट्स, तो दो तरीका होता है नजरिया दिखने का। एक होता है प्राइसेस ओवरसोल्ड, दूसरी होती है मार्केट ब्रेथ, जो हम कहते हैं कि जहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप्स जो बहुत ज्यादा गिरावट हो जाते हैं। तो अगर आप ये चार्ट्स पे देखेंगे स्पेसिफिकली, तो जो टॉप ग्रिड है उसको मैंने प्राइस चार्ट रखा हुआ है S&P 500 का, और जो लोअर ग्रिड है वो है मार्केट ब्रेथ, परसेंटेज मार्केट ब्रेथ। जब परसेंटेज मार्केट ब्रेथ ओवरसोल्ड हो जाती है, मतलब अगर आपके फॉर एग्जांपल 100 स्टॉक्स में से अगर 2 या 3 स्टॉक्स ही अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तब हम कहते हैं कि वो मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है। काफी सारे स्टॉक्स में बहुत भारी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। हम देख रहे हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में कि S&P 500 के जो ये मार्केट ब्रेथ इंडिकेटर है, जब जब ये ओवरसोल्ड टेरिटरीज पे आया है, जो मैंने एक सर्कल पॉइंट पे मार्क किया है, जब जब ये ओवरसोल्ड टेरिटरीज पे आया, हमने देखा है कि S&P 500 हिस्टोरिकली एक वी शेप रिकवरी, एक बाउंस देता है। तो उस पोजीशन पे हम ऑलरेडी आ चुके हैं, मार्केट ब्रेथ ओवरसोल्ड हो चुका है, डेटा पॉइंट्स काफी नेगेटिव हो चुके हैं, हर कोई बेरिश बन रहा है ग्लोबल मार्केट्स पे। तो ये बहुत अच्छी पोजीशनिंग हो सकती है, जहां पे ट्रेडर्स, ग्लोबल ट्रेडर्स एक अच्छी रिकवरी का अनुमान लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, और आपने ये बात जो कही S&P 500 इंडेक्स की जो ओवरसोल्ड टेरिटरी में गई है और एक ग्लोबल जो संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुणाल और आपको क्या रिसर्च में दिखा है, स्पेशली डॉलर इंडेक्स में अगर देखा जाए तो उसमें क्या आपको मूवमेंट्स देखने मिल रही है, जरा बताएंगे? तो बहुत रेयर होता है शरद कि जब ऐसी पोजीशनिंग आती है जहां पे इक्विटीज ओवरसोल्ड है और जो मेजर एसेट क्लास डॉलर इंडेक्स जो कंप्लीटली कॉन्ट्रा होता है वो ओवरबॉट टेरिटरीज पे आ गया। तो जो मैंने यहाँ पे टॉप ग्रिड पे मैंने ओवरबॉट इंडिकेटर्स रखा हुआ है, या इंडिकेटर्स रखा हुआ है मैंने डॉलर इंडेक्स का। लोअर ग्रिड पे डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, जो रेड लाइन है
है उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जब आया है, और लास्ट मैंने ऑलमोस्ट 7 से 8 साल का एनालिसिस किया है, जब ये जो इंडिकेटर्स है रेड लेवल्स को क्रॉस करता है तो हम कहते हैं कि ओवरबॉट हो चुका है इंडिकेटर्स। ओवरबॉट इंडिकेटर्स एक इंडिकेशन देते हैं कि यहां से एसेट क्लास टॉप आउट कर सकता है कभी भी। तो यहाँ पे लॉन्ग जाना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है, यहाँ पे शॉर्ट जाने के लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है। तो करंट पोजीशनिंग डॉलर इंडेक्स की ये बताती है इंडिकेटर्स आर एक्सट्रीमली ओवरबॉट। बहुत ही जल्द पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से अग्रेसिव कूल ऑफ कर सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत शानदार रिसर्च आपने लाई है कुणाल, और आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस जो है इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स में देखने मिलेगी। तो ये बहुत एक शानदार रिसर्च कुणाल द्वारा आया है। बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट्स जो है इस समय हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई चांसेस हैं कि यूएस अब बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है एक्चुअली। आपको बता दें, कुणाल के बिहाफ पे अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि बॉटम और टॉप जो है वो अक्सर जोन होते हैं। उसको आप पॉइंट मत समझ लीजिए कि आज ही यूएस मार्केट बॉटम करेगा, लेकिन वो जोन एक बता रहे हैं, कुछ एक इंडिकेटर्स ऐसा बता रहे हैं कि शायद अब यूएस मार्केट ओवरसोल्ड है, यहां से पहले गिरना थमेगा, उसके बाद बेस बनाएगा और रिबाउंड मारेगा। ये देखिए डेटा पॉइंट्स डॉलर इंडेक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट के आधे घंटे में मितेश, किस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज, स्मॉल और मिड कैप में क्या ट्रेडिंग आइडिया है? लेदर स्टॉक्स को देखिए, जूते वाले लिबर्टी, मेट्रो, खादिम सब आज अच्छे चल रहे हैं। उसमें तो आपको कोई नजर आ रहा है, किसी में दम है? देखिए अभी तक के ऊपर वो क्वालिफाई करके लिबर्टी बहुत टाइम पहले क्वालिफाई हुआ था, सो वी आर लुकिंग फॉर बाटा इंडिया, उसका अभी क्वालिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अगर विद इन दी कमोडिटी प्ले की बात करें तो अजय जी अभी शुगर स्पेस बहुत ही फैंटास्टिकली सरफेस के ऊपर आ रहा है, और उसमें सबसे पहला जो स्टॉक क्वालिफाई हुआ है वो आंध्र शुगर है। वी आर ऑफ द व्यू के आंध्र शुगर में यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और दमदार तेजी देखने के लिए मिलेगी अपने आने वाले दिनों के लिए, और हमें लग रहा है कि आंध्र शुगर जो है वो तकरीबन 180 to 200 के एग्रेसिव टारगेट्स लेके हम लोग इसमें चल रहे हैं। स्टॉक क्वालिफाई हुआ था 9 सितंबर 2022 को 148 के ऊपर, वहां से स्टॉक गिरा है। लेकिन वी आर ऑफ द व्यू के आई थिंक विद इन द एंटायर शुगर स्पेस जो सबसे पहला स्टॉक जो सरफेस के ऊपर आया है वो आंध्र शुगर है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक अगले 3 से 9 महीने में शुगर स्पेस बहुत ही बजिंग रहेगी। टॉप कॉल दोबारा बताएंगे एक बार मितेश? आंध्र शुगर, आंध्र शुगर लिखिए डायरेक्टर साहब। आंध्र शुगर एक बहुत खास कंपनी है, साउथ की है, और इसकी बोर्ड रन कंपनी है। इसमें फार्मा और केमिकल बिजनेस भी है बाय द वे। एनीवेज, मितेश को तो सिस्टम और मेथड पर नजर आ रहा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत नजर आ रही है। अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं, 2 मिनट सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे राजेश पालवे से। खाद्यान्न देश भर के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा, जिस पर लगभग 44,762 करोड़ रुपया खर्च आएगा। पहले से लेकर छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे खर्च किया जा चुका है। I'll come back, I'll speak in detail later on. पहले से छठे चरण तक 3,45,000 करोड़ रुपया अब तक इस पे व्यय हुआ है, अनुमानित जो सब्सिडी मिली है। और 7वें चरण में 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद गरीबों को मिलने वाला है, और कुल मिलाकर लगभग 3,91,000 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा अब तक। दूसरा विषय सरकारी कर्मचारियों से लेकर है, पेंशन धारकों से लेकर है। मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2022 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 4% की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी है। राजेश, मिड कैप फार्मा / केमिकल में अनुपम रसायन भसीन साहब बात कर रहे थे। कुछ और स्टॉक्स की बात करें, एसआरएफ और एसआरएफ बालाजी माइंस, इन 2 स्टॉक्स के बारे में बताइए। देख के अच्छा ठीक ठाक करेक्टिव फेज आ गया, लेकिन ये बेनिफिशियरी भी हो रहे हैं यूरो +1 के। एसआरएफ में 6 महीने ग्राफ दिखाई डॉक्टर साहब, बहुत नीचे से रिकवरी आई है इसमें, आई थिंक 2100 के भाव से। और बालाजी माइन, ये दोनों चार्ट्स चेक करके बताएं राजेश।
तो अजय जी देखिए एसआरएफ में अभी अगर हम नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो एक करेक्शन का दौर यहाँ पे चलते हुए दिख रहा है और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे पिछले 3 वीक से स्टॉक में एक सप्लाई यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे बनते हुए दिख रहा है। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में जो मंथली सेटअप है उसके हिसाब से जो इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया बनता है वो करीब आता है 2370-2380 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 100 रुपीज यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से दूर है। तो हमें लगता है ये डिप जो मिल रही है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि इसके ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वो पॉजिटिव है। नियर टर्म में जरूर एक करेक्शन का दौर चल रहा है स्टॉक में। जिस तरीके से करेक्शन आया अभी ये स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे फिसलते हुए भी दिखा है, बट हमें लगता है जिस तरीके से इसमें ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से मंथली चार्ट के हिसाब से जो इसके फॉर्मेशन बने हुए ये स्टॉक में कहीं ना कहीं 2380-2390 के जोन में वापस से एक सपोर्ट बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हायर साइड की बात करें तो स्टॉक में जैसे ही 2600 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक वापस एक अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए भी दिखेगा। तो हमें लगता है डिप्स में इसको ऐड किया जा सकता है टुवर्ड्स 2450-2400 के आसपास अगर आता है तो वहाँ पे इसको बाय करना चाहिए एसआरएफ को। वहीं अगर हम बालाजी अमाइंस की बात करें तो ये स्टॉक में पिछले 5-7 महीनों से देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक बड़ी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। अगर हम रेंज की बात करें तो करीब 2900 से लेके स्टॉक की जो रेंज है वो करीब 3600-3650 तक की रेंज है। इसमें ये इतनी बड़ी ब्रॉड रेंज में ये पिछले 6-7 महीने से कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर इसके ओवरऑल सेटअप को एनालाइज करें तो स्टॉक में एक रैली के बाद स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया है। अभी नियर टर्म सेटअप से जरूर एक करेक्टिव फेज यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, बट हमें लगता है कि ये डिप्स जो मिल रही है टुवर्ड्स 3200-3100 ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। 2900 के आसपास इसके अच्छे बेस बने हुए, तो यहाँ पे वापस से ये करेक्शन में ये अच्छा एक क्वालिटी स्टॉक आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे डिप्स में बाय करने की सलाह है। ऑन द अदर हैंड अगर 3700 के लेवल जब ये सरपास करेगा तो वापस स्टॉक में एक अपसाइड के टारगेट जो कि 4200-4500 तक आते हुए दिख सकते हैं। राइट, तो एसआरएफ बालाजी अमाइंस इन पर एक व्यू दे रहे थे हमें राजेश, और आज हम बालाजी अमाइंस से राजेश बात भी कर रहे थे, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर इनफैक्ट डी राम रेड्डी जी हमारे साथ शो पर थे और उनसे आइए आप भी ये खास इंटरेक्शन जरूर सुने। उन्होंने क्लियरली कहा कि हर साल उन्हें लगता है कि डीएमसी की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो लगभग 8000 टन रह सकती है और एक्सपोर्ट्स के भी उन्हें कई सारे मौके दिखते हैं। ये खास एक बार इंटरेक्शन फिर से सुनवाते अपने व्यूअर्स को। देखिए डीएमसी का डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 8000 टन का कंजम्पशन है। पॉलीकार्बोनेट बहुत ही कम निकलता है, अपने पास निकलता भी कम है, उसका ज्यादा नहीं है। प्रोपिलीन कार्बोनेट का सम 4000 है, उतना है, बट इसके साथ साथ प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक प्रोडक्ट है, उसका कंजम्पशन कंट्री में 158,000 टन है पर ईयर। सो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये जो डीएमसी में एक्सपोर्ट का भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। इनफैक्ट वी आर ट्राइंग फॉर द रीच रजिस्ट्रेशन भी अप्लाई किया है टू सप्लाई दिस टू यूरोप। सो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। तो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस की हम बात कर रहे हैं, एसआरएफ, बालाजी अमाइंस, दीपक नाइट्रेट, ये सारे स्टॉक्स जिन पर अभी आप एक व्यू भी ले रहे थे राजेश से। नितेश, इस बीच एक और स्पेस है हेल्थ केयर, स्पेशली हॉस्पिटल सेगमेंट। इसमें हमने मूव देखी और पिछले कई दिनों से पहले अपोलो हॉस्पिटल से मूव शुरू हुई, फिर आपके मेट्रोपोलिस जैसे काउंटर में, और आज भी आप देखिए लगभग 2.5% की तेजी है इस काउंटर ने। मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल की हम बात करें, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, और इस काउंटर को आप देखें तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में कम से कम 15% के आसपास इसने रिटर्न दे दिया होगा। क्या ये वाला स्पेस आपके रडार पर आया था और अब भी फर्दर आगे कैसी मूव हो सकती है? क्योंकि यहाँ न्यूज बहुत सारी है, न्यूज फ्लो के चलते अच्छा एक्शन तो दिख रहा है, लेकिन समथिंग इज कुकिंग ऑन द चार्ट्स आल्सो, आई एम श्योर। सबसे पहला स्टॉक जो क्वालिफाई हुआ था बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड वो था एस्टर डीएम हेल्थ केयर। वो 29 जुलाई को हुआ था 229 के ऊपर। और दूसरा जो रिसेंटली क्वालिफाई हुआ है वो है मैक्स हेल्थ केयर, वो हुआ है 380 के ऊपर। वहां से तकरीबन आई थिंक 10-12% स्टॉक चल गया, अभी शायद करेक्शन हुआ है इसलिए नीचे आया होगा। तो ये स्पेस में 2 स्टॉक्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं सिस्टम और मेथड के हिसाब से, जो है एस्टर डीएम और मैक्स हेल्थ केयर। अभी बात करते हैं मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की। देखिए प्रियंका जी, इसमें जो करेक्शन है वो बहुत ही तगड़ा हुआ है। 3600 क्लोज टू बी वेरी प्रिसाइज 3580 31 दिसंबर 2021 का हाई था।
वहां से तकरीबन 50% और मोर देन दैट ये गिर चुका है। तो यहाँ पे जो आज या पिछले कुछ दिनों से जो हरकत है उसको हम लोग एक डेड कैट बाउंस की तरह ही देखेंगे। अगर हम ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो स्टॉक को कहीं ना कहीं 1650 के ऊपर क्लोज आना पड़ेगा। अगर 1650 के ऊपर क्लोज आता है वीकली बेसिस के ऊपर, उसके बाद ही एक सीरियस री रेटिंग ये स्टॉक्स में पॉसिबल है। अदरवाइज ये स्टॉक फिर से फिसल के वही लेवलों पे आ जाएगा वहां जहां से ये रैली चालू हुई थी, दैट इज इन द रेंज ऑफ 1300 टू 1350। तो हम लोग ये जो 3-4 दिन की जो मूवमेंट है उसको सिर्फ एक डेड कैट बाउंस की तरह देख रहे हैं। बेस्ड ऑन द सिस्टम एंड मेथड वी आर ऑफ द व्यू के मैक्स हेल्थ केयर और एस्टर डीएम में बहुत ही तगड़ी तेजी अगले 1 से 3 महीने में आएगी। ओके, तो एस्टर डीएम पर आपको यहां तेजी की एक रिकमेंडेशन दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके सिस्टम के हिसाब से अभी फिलहाल शुरुआत है और अभी आगे मूव एस्टर डीएम का काउंटर लेकर आए और उस पे तेजी के मूव बन सकते हैं। फार्मा स्पेस की आप बात करें तो पिछले पूरे एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, लास्ट होल्ड वीक और ये वाला वीक ऑलमोस्ट हाफ द वीक इज गॉन, जितनी बड़ी मूव डिफेंसिव बेट्स के काउंटर्स ने दिखाई है। लास्ट वीक भी बड़े वीकली गेनर्स जो निकल कर आए थे वो एफएमसीजी हो, हेल्थ केयर हो, फार्मा स्पेस हो, उसी से निकल कर आए। मैं इस वक्त अगर बीएससी के हेल्थ केयर इंडेक्स पर देख रही हूं और वहां पर आपके जो बड़ी बेट्स निकल कर आ रही है, जो बड़े टॉप गेनर्स निकल कर आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली सन फार्मा ने परफॉर्म किया है। 2.5% की तेजी आपको सन फार्मा में आज के दिन भी दिख रही है। 9% के खिलाफ 900 रुपए से 920 के आसपास इस वक्त सन फार्मा है, ग्लेनमार्क फार्मा है, जाइडस लाइफ साइंसेस यहां पर भी आज एक अच्छी मूव देखने को मिली। और ल्यूपिन एक ऐसा स्टॉक है राजेश जो बहुत ही म्यूटेड रहा है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देख चुका है, बहुत वेल्थ इरोड भी हो चुकी है, लेकिन डिफेंसिव बेट्स जब चल रही थी, जब सारे डिफेंसिव काउंटर चल रहे थे, तब भी ल्यूपिन में कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आई। कैसे देख रहे हैं आप इस काउंटर के चार्ट्स को? देखो प्रियंका जी, देखिए काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक में। काफी बड़े करेक्शन के बाद भी स्टॉक मार्केट के साथ कहीं भी पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखा है। और अभी भी हम देखें तो जो फार्मा स्पेस में एक मोमेंटम बना है, अभी भी लुपिन में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने या प्राइस एक्शन हुई है, ये अभी भी दर्शाती कि स्टॉक में अभी भी और साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे रहते हुए दिख सकता है। 695 700 इसके लिए काफी मेजर रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है जब तक 700 के लेवल को यहाँ पे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे लुपिन क्रॉस नहीं करेगा, ये थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे वीकनेस प्ले आउट होते हुए दिख रही है। तो बाय तो करने की सलाह 700 के ऊपर ही रहेगी। जरूर अगर किसी को छोटी रेंज में ट्रेड करना है तो स्टॉक में अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 660 650 आई, वहां पे बाय करें, करंट लेवल पे बाय न करें, क्योंकि स्टॉक में अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है और जरा मार्केट में वापस से प्रॉफिट टेकिंग आएगी फार्मा स्पेस में, तो ये स्टॉक में वापस से एक डाउन मूव कंटिन्यू होते हुए भी दिख सकता है। तो करंट लेवल पे बाय ना करें, डिप्स में बाय करें। छोटी रेंज के लिए अगर किसी को प्ले करना है तो ये स्टॉक में हमारे जो स्टॉप लॉस है वो करीब अभी 635 के आसपास है, उसके आसपास अगर ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो वहां बाय करने की सलाह है। ठीक है, ऑल राइट, तो बाय ऑन डिप्स, लेकिन कंडीशनल बाय बता रहे हैं यहाँ पर राजेश। लेकिन इस बीच एक काउंटर पेज इंडस्ट्रीज, इसको हम देखें, सुबह से ही यहाँ मूवमेंट तो बनी ही है और अभी आप फिलहाल लॉन्ग बिल्टअप भी अच्छा देख रहे हैं स्टॉक पे। हालांकि ज्यादा बड़ी तेजी तो इस काउंटर ने आज नहीं दिखाई, लेकिन पेज इंडस्ट्रीज पे किस तरह की पोजिशनिंग दिख रही है आपको राजेश? ओपन इंटरेस्ट तो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो ये स्टॉक में जरूर एक अप ट्रेंड बना हुआ है लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से। जरूर नियर टर्म में एक थोड़ा सा करेक्शन का दौर यहाँ पे देखने को मिला स्टॉक में। ऑलमोस्ट अब ये 20 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये करेक्शन में स्टॉक में 49,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जिसके आसपास से स्टॉक ने लास्ट प्रीवियस सेशन में एक डिप लेके वहां से बाउंस भी दिया है। बट हमें लगता है 49,000 के लेवल को यहाँ पे क्लोजली वॉच करना चाहिए। अगर ये लेवल को होल्ड आउट करता है इस वोलेटाइल मार्केट में, तो वापस ये स्टॉक में अच्छा पुलबैक भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकता है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके मजबूत है। हमें लगता है अगर ये 49,000 लेवल को नहीं तोड़ेगा तो वापस से 52,000 तक की अपसाइड भी इसमें आगे आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा लो क्वांटिटी में ट्रेड करें, 49,000 का स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड में 51,500 और 52,000 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए इसको लिया जा सकता है। ठीक है, ऑलराइट। एक बार रात सुबह हम देवीना मेहरा से बात कर रहे थे, फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन, उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो इंडिया को किस तरह से देखते हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, या फिर क्या और वॉलेटिलिटी तो बाजारों में रहेगी, ग्लोबली भी रहेगी, हेडविंड्स रहेंगे, लेकिन उस बीच इंडियन मार्केट्स पर कितने बड़े रिस्क हैं, उन्हें कौन से सेक्टर स्पेसेस पसंद आते हैं। आइए वो कॉन्वर्सेशन को एक बार फिर से रिविजिट करते हैं।
सबसे बाजार में जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि आप अपना दिमाग थोड़ा सा शांत रखें और बहाव जिस ओर जा रहा है, जिस ओर सब लोग बात कर रहे हैं, उस तरफ नहीं जाते चले जाए बिना सोचे समझे। तो अब जहां तक मैंने कहा, जैसे कि जून के बाद बाजार भारत का है जो वो ऊपर गया, तो अभी एकदम से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगले 2-3 महीने में भी उसी तरह का रिटर्न आएगा। तो हो सकता है वॉलेटिलिटी रहे, हो सकता है साइडवेज रहे, पर बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं लगती है। तो अभी भी ऐसा समय है कि आपको अब निवेश करना चाहिए। अभी मतलब बाजार से भाग जाने वाला समय नहीं है, लेकिन आपको वो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। 2021 वाला मामला नहीं है कि सभी कुछ ऊपर जाएगा, तो थोड़ा सोच समझ कर करिए। तो उसी हिसाब से अभी जितना कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हो रहा है उससे हम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है। एक तो आप डॉलर के बनस्पत तो रुपया काफी नीचे गया, ये चीज की भी मैं पिछले 8-10 महीने से बात कर रही थी कि इस साल वो होने ही वाला है और वो हो रहा है। एक सेक्टर जो लगभग 1 साल होने को आया जो हम लोग को अच्छा लगा था, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी, वो बहुत अच्छा किया है उसने। मतलब उसमें जो हमारे स्टॉक्स थे पिछले 1 साल में 30 से लेके 300% तक बढ़े हैं। वो सेक्टर अभी भी अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत लंबा समय था, आई थिंक 2009 के बाद से अब जाकर वो 10 साल थे जब वो उस सेक्टर में कंपाउंडिंग 2% थी, जबकि मार्केट की कंपाउंडिंग 9-9.5% थी। तो वो सेक्टर अभी भी अच्छा लगता है। आईटी ने अच्छा नहीं किया मुझे मालूम है, पर वो सेक्टर अभी भी हम लोगों को, मतलब इंडस्ट्रियल तो खैर बहुत ओवरवेट है, ये आईटी थोड़ा सा ओवरवेट होगा। पिछले कुछ महीनों से जो मैं बात कर रही हूँ, ऑटो कंपोनेंट्स में भी सेलेक्टिवली अच्छा लगता है। टेक्सटाइल केमिकल्स में आपको थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि उसमें कमोडिटी प्राइसेस में किसी के लिए इनपुट बढ़ी है, किसी के लिए आउटपुट बढ़ी है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का फायदा हो रहा है। पर उसमें भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो टेक्सटाइल, ऑटो, इंडस्ट्रियल, ये कुछ स्पेसेस हैं। इनफैक्ट बैंक ऑफ फाइनेंशियल भी उन्होंने बोला कि उनके रडार पे बहुत पहले नहीं हुआ करते थे, लेकिन अभी उन्हें वो स्पेसेस पसंद आ रहे हैं। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 5G रोल आउट अब जल्द होना है और उससे पहले सारे टेलीकॉम एंसिलरी स्पेस में अच्छी खासी मूव है। ITI में आज एक बड़ी मूव है। इंडस टावर आप देख रहे थे कल चल रहा था, तेजस नेटवर्क जैसे काउंटर, इन सब स्पेसेस में अच्छी मूव है। इस सारे स्पेस में अगर बात करें मितेश, यहाँ पर कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे आते हैं? इंडस टावर जैसे काउंटर समझ आते हैं आपको, या तेजस नेटवर्क जो अच्छे बेनिफिशियरी होंगे और चले आ रहे हैं पीछे से? बेसिकली ये तो स्टॉक्स तो रडार पे नहीं आते, लेकिन हमने पहले बात किया था भारती एयरटेल का, और भारती एयरटेल में वो चीज है कि गोइंग फॉरवर्ड 1000 प्लस के रेट्स उसमें आएंगे। तो वी आर ऑफ द व्यू कि भारती एयरटेल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और जिस हिसाब से हमने ITC में रैली देखी उसी हिसाब से हमको लग रहा है कि भारती एयरटेल में रैली आएगी, स्लो एंड ग्रेजुअल। अभी जो कॉन्वर्सेशन मैं सुन रहा था उसमें कैपिटल गुड्स में डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है चार्ट के ऊपर, और 2 स्टॉक्स में बेस्ड ऑन सिस्टम और मेथड यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा। एक तो है AIA इंजीनियरिंग। हमको लग रहा है AIA इंजीनियरिंग में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव अभी बाकी है और गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली उसमें आएगी। और दूसरा है GMM फॉडलर। GMM फॉडलर में की भी चार्ट पैटर्न सिमिलर है AIA जैसी, और हमें लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड इवन उसमें भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव आएगा। तो विद इन द एंटायर टेलीकॉम स्पेस भारती एयरटेल इज अ डार्क हॉर्स, और विद इन द एंटायर कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग स्पेस हमको लग रहा है AIA इंजीनियरिंग एंड GMM फॉडलर विल डेफिनेटली परफॉर्म बेटर इन द नेक्स्ट एटलीस्ट 6 to 9 months। ठीक है, भारती एयरटेल आपको समझ आता है। भारती एयरटेल हम देख भी रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडली 700 के पास भी पहुंच गया था एक काउंटर, और अच्छी मूव इनफैक्ट उसके ऊपर चला गया, सॉरी 800 के पास भी पहुंच गया था भारती एयरटेल। ये तो अभी रिसेंट आप देख रहे हैं कि थोड़ी करेक्शन हुई है, लेकिन यहाँ अच्छी मूव दिखी है, और इसी स्पेस में दूसरे कुछ और काउंटर्स पसंद आए। लेकिन GMM फॉडलर का नाम जरूर लिया अपने यहाँ पर, वो भी स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से ही है मिथिलेश ने। मितेश, शू काउंटर्स, लेदर काउंटर्स, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी मूव्स तो दिखती हैं, या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काउंटर्स आप बात करें, राइस जैसे काउंटर, KRBL जैसे काउंटर्स में तेजी तो यहाँ थम ही नहीं रही है। इन काउंटर्स में एक तो रुपये की वीकनेस का एक फायदा तो जरूर है, लेकिन उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि एक वाइब्रेंस तो है एक्सपोर्ट रिलेटेड काउंटर्स में, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स की हो या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे प्रोडक्ट्स की हो।
एग्जैक्टली देखिए इसमें KRBL सिस्टम और मेथड के हिसाब से 28 अगस्त को आया था 296 के भाव के ऊपर। उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव हमने देखने के लिए मिला है। स्पेशलिटी केमिकल्स में आपने बालाजी एमाइंस का ऑलरेडी नाम डिस्कस कर दिया है, लेकिन दूसरा जो एक मिड कैप काउंटर है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वो दो काउंटर है इनफैक्ट, एक थोड़ा लार्ज कैप है, एक मिड कैप है। वो है एक नौसिल करके। सो नौसिल इज 287 288 के ऊपर सिस्टम और मेथड के ऊपर क्वालिफाई हुआ था, और हमें लग रहा है कि नौसिल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव आगे आने वाले 9 से 12 महीने में दिखेगा। और दूसरा है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन में भी जिस हिसाब से प्राइस मूवमेंट अभी है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि दोनों में, नवीन फ्लोरिन और नौसिल दोनों में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मार्केट पार्टिसिपेंट्स लेके चल रहे हैं। और विद इन द एंटायर केमिकल स्पेस हमें लग रहा है कि ये दो जो काउंटर है वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगे अगले 6 से 9 महीने में। ऑल राइट, तो ये कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अब बीटीएससी ट्रेड्स कैसे देखने चाहिए, क्योंकि आज बाजार पे जो बड़े लेवल्स को सपोर्ट करने की बात की जा रही थी वो तो कहीं ना कहीं ब्रीच हुए हैं। राजेश, किस तरह की रीडिंग अभी आपकी होगी बाजार पर? भले 16,800 को हमने बचाया है, लेकिन जिस तरह के एफर्ट दिख रहे हैं, जिस तरह की आप यहाँ 17,000 को हमने ब्रीच किया, 16,800 पर बात हो रही थी, रिकवरी अटेम्प्ट जरूर हो रही है, लेकिन बैंक निफ्टी तो अभी भी 38,000 के नीचे है, वहां बड़े फॉल्स दिख रहे हैं। तो एक्सपायरी मूव्स ही थी आज के लिए, या आपको लगता है थोड़ा बहुत रिवर्सल आया और अब ऐड होनी पोजीशन शुरू हो गई है? कैसे देख रहे हैं अब आप यहाँ पर? बीटीएसटी ट्रेड्स होंगे, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स लेंगे क्या आप इन लेवल्स पर? प्रियंका जी, जैसे हमने शो की ओपनिंग में बताया था कि बैंक निफ्टी में एक अंडर परफॉर्मेंस रहेगा और ये 38,000 के नीचे 37,650 तक फिसलता हुआ दिखेगा। ऑलमोस्ट हम 37,700 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो प्रेशर बैंक निफ्टी का बना है, इसके चलते निफ्टी भी अब 16,900 के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। तो देखिए, आज जरूर यहाँ पे पुट राइटर्स के जो राइटिंग पोजीशन थी कहीं ना कहीं रिस्क पे आते हुए दिख रही है, और वहाँ पे एक अनवाइंडिंग का ट्रेड प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, तो जिसके चलते बैंक निफ्टी में फर्दर और प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। तो नेक्स्ट अभी तो लेवल बैंक निफ्टी का है 37,500 की तरफ, जो कि नेक्स्ट पुट कॉन्सेंट्रेशन है, और हमें लगता है कि कोई भी रिकवरी यहाँ पे डे एंड की तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और एक्सपायरी -1 डे पे हम कहीं भी एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं बना है। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है कि अगर हम 37,500 को तोड़ देते हैं कल के सेशन में, तो फर्दर प्रेशर भी यहाँ पे माउंट होते हुए दिख सकता है मार्केट में कल के सेशन में, जो कि एक एक्सपायरी डे है। तो हमें लग रहा है कि अभी स्ट्रक्चर निफ्टी बैंक निफ्टी के थोड़े से वीक और फर्दर होते हुए दिख रहे हैं, और हमें लगता है कि कल के लिए 37,500 क्रूशियल लेवल रहेगा बैंक निफ्टी का। अगर वो टूटता है तो फिर निफ्टी में भी 16,800 के लेवल टूटते हुए दिखेंगे, और हो सकता है कि फर्दर राउंड ऑफ सेलिंग निफ्टी पे भी माउंट होते हुए दिखे, और जो कि इसको 16,650 की तरफ भी धकेलता हुआ दिख सकता है। तो इंडेक्स पे अभी थोड़ा व्यू कॉशियस है, और हमें लगता है कि और भी प्रेशर यहाँ रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है, जहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी को इग्नोर करके कॉन्फिडेंस बिल्कुल दिख रहा है। तो उसमें पहला स्टॉक जो हमें एफ&ओ स्पेस से अट्रैक्टिव लग रहा है वो ABFRL का है। सीरीज के हाई की तरफ ये स्टॉक अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से आज कंजम्पशन ओरिएंटेड और डोमेस्टिक कंजम्पशन के और फोकस है मार्केट का, वहाँ पे हमें लगता है कि ABFRL को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके के मोमेंटम बने, ये स्टॉक BTST किया जा सकता है। 338 345 के टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 324 रुपए का। दूसरा स्टॉक होगा यूनाइटेड ब्रेवरीज UBL। स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन हुए हैं, तो हमें लगता है UBL एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे रोल ओवर के चलते कंटिन्यू कर सकता है। 1730 1740 तक के अपसाइड के टारगेट, और स्टॉप लॉस होगा 1665 के आसपास। तीसरा स्टॉक कैश सेगमेंट से फ्लोरोकेम। ये स्टॉक में काफी अच्छे मोमेंटम बने, और जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर आज बने हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में 3950 3980 तक के अपसाइड के टारगेट फ्लोरोकेम में आते हुए दिख सकते हैं। जिस तरीके की प्राइस एक्शन है आज, यहाँ पे हमें लग रहा है कि मोमेंटम काफी अच्छा यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। ओवरऑल इसके लॉन्ग टर्म सेटअप भी पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 3840 का। कॉशियस व्यू तो होना भी चाहिए राजेश। विक्स को देखिए आप, विक्स 22 के ऊपर चला गया, और जब तक ये 20 के ऊपर रहेगा शॉर्ट टर्म में पेन तो रहेगी ट्रेडर्स के लिए, और वो कन्विक्शन दिख भी नहीं रही है कि यहाँ पर सारे बुल साइड ट्रेड्स होने चाहिए, लॉन्ग साइड ट्रेड्स होने चाहिए, क्योंकि आप बैंकिंग स्टॉक्स को वीक देख रहे हैं। तो यहाँ से क्या मितेश से पूछ लेते हैं। चलिए मितेश, आपके BT सिंगल डे ट्रेड्स क्या रहेंगे? आप ST BT
ज्यादा बिलीव कर रहे हैं यहां से लेना, या फिर आप डिफेंसिव बेट्स पे ज्यादा बिलीव करेंगे कि वो एक डिफेंसिव बाय है, उन पर तो पैसा बन ही सकता है? क्या होना चाहिए यहाँ का स्ट्रैटेजी? डेफिनेटली डिफेंसिव बेट्स पे ही पैसा रहेगा और वहीं पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है। BTXT के लिए मेरा पहला कॉल होगा बायोकॉन का। आई एम ऑफ द व्यू का 283.65 के ऊपर बायोकॉन का फ्यूचर करंट मंथ का लीजिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है, इसलिए उसमें 280 का स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट होगा आपका 287 का, दूसरा टारगेट होगा 292 का। और दूसरा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसिंग कंटेंडर है फार्मा स्पेस से, वो है सिप्ला। सिप्ला में हमें हर एक लोअर लेवल्स के ऊपर बाइंग दिख रही है, तो सिप्ला में 1097 पे करंट मंथ फ्यूचर खरीदारी की जा सकती है। 1070 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। कल का टारगेट 1130 1140। सिप्ला यहाँ पसंद आता है और साथ ही लॉजिस्टिक काउंटर में भी आप देखें तो डेली आपको कहीं ना कहीं सेक्टर में चर्निंग तो है, और लेकिन ट्रांसपोर्ट काउंटर, लॉजिस्टिक काउंटर्स में आपको बाइंग भी दिखती है, चाहे वीआरएल और लॉजिस्टिक हो या फिर आज ऑल कार्गो में अच्छी मूवी है, अच्छी तेजी है, गति में तेजी दिख रही थी। तो लगातार आप देख रहे हैं कि ये स्पेस भी रडार पर तो है और इंस्टीट्यूशंस को काफी पसंद भी है ये काउंटर। इसी तरह से टायर्स स्टॉक में आपने पहले भी एक रिपोर्ट और रिकमेंडेशन बताई भी थी मितेश, टॉप बिट्स अब भी आपकी वही रहेंगी, अपोलो टायर या फिर सीएट जैसे काउंटर भी ऐड हुए? हमने तीन बताए थे, पहला था सीएट, दूसरा था एमआरएफ और तीसरा था बालकृष्ण इंडस्ट्री, और अभी भी बरकरार है, क्योंकि जिस हिसाब से ये मोमेंटम ट्रेड शुरू हुआ है, ये इंटरमीडिएट करेक्शन है, अभी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड ये तीनों काउंटर में और पर से पूरे टायर सेक्टर में बाकी है। तो वी आर ऑफ द व्यू के करंट लेवल के ऊपर करेक्शन में भी ये स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम बिल्कुल जारी रहेगा और अगले 3 से 6 महीने में यहाँ से बहुत ही अच्छे रिटर्न बनने की आशा। बालकृष्णा, सीएट और एमआरएफ, राइट, ये स्टॉक की लिस्ट आपने पहले भी हमसे शेयर की थी, लेकिन आज इस बीच हम देख रहे हैं कि जिन काउंटर्स में तेजी है, वहां अभी थोड़ी देर पहले राजेश जिस सेक्टर का जिक्र भी कर रहे थे वो था फैशन एंड रिटेल काउंटर्स। कंजम्पशन थीम तो क्लियरली आपको बाजार में दिख रही है। शॉपर स्टॉप में एक अच्छी मूव है। आदित्य बिरला फैशन, हालांकि उनका BTST ट्रेड है, लेकिन शॉपर स्टॉप ज्यादा रडार पे आता नहीं है राजेश। शॉपर स्टॉप पे भी अच्छी मूव तो है। आज एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या मोमेंटम इन सारे स्पेस में कंटिन्यूड रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे एक थीम प्ले आउट होते हुए दिख रही है और ये स्टॉक्स सभी एक अच्छे अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में इंटरेस्ट यहाँ पे बना रहेगा भाई। अच्छा, टेक्निकल कुछ इशू आ रहा है, राजेश जी से कंसर्न बात नहीं हो पा रही है, लेकिन इस बीच अब मार्केट क्लोज होने से बस 1-1.5 मिनट की दूरी और हम देख रहे हैं कि जिन काउंटर्स में आज बड़ी मूव देखने को मिली है, क्योंकि बाजार ने ये तो क्लियर लिया कि 16,800 के अपने एक और जो दूसरा 17,000 के बाद जो नीचे इमीडिएट सपोर्ट था उसे तो बाजार बचाने में कामयाब रहा है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं दिख रही है, क्योंकि आप धीरे धीरे सारे दिन के आप मूवमेंट देखे तो आप एक रिकवरी पुल बैक आया, इंट्राडे गेन्स दिखे, वो एरोड हुए हैं। बैंक्स में देखिए आप गिरावट और बढ़ी है, इंडिया विक्स 22 के ऊपर चल रहा है। तो ट्रिगर्स और जो जिस तरह के अभी जो ट्रिगर्स और रीजंस दिख रहे हैं उससे लगता है कि अब ये वॉलेटिलिटी, और क्योंकि थर्सडे यानी एक्सपायरी का बाउट रहेगा, ये देखने में लग रहा है कि शायद यहाँ कन्विक्शन बाय साइड तो थोड़ी मुश्किल रहती है, साइडलाइन रह सकता है बाजार, या फिर ट्रेडर्स कल आज ओवरनाइट क्यूज किस तरह से होते हैं, डॉलर इंडेक्स जिस तरह से मूव दिखा रहा है और लगातार बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही है, 4% के पास बॉन्ड यील्ड है। इन सब ट्रिगर्स को देखते हुए और बॉन्ड यील्ड जब जब बढ़ती है बैंक स्टॉक्स पे प्रेशर पड़ता है। बैंकिंग स्टॉक्स को हम देख भी रहे हैं, यहाँ पर उनमें लगभग 2% की गिरावट आपको बैंक निफ्टी पर इंडेक्स पे दिख रही है, और अब इस वक्त 16,800 के बस पास ही है निफ्टी। सो 16,800 के पास जब ये क्लोज दे रहा है, इंडिया विक्स 22 के ऊपर, ऐसे में आपको पोजीशन थोड़ी अपनी लाइट रखनी चाहिए या थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड तो जरूर करना चाहिए। आज बड़े काउंटर्स ड्रैगर्स निकल कर आए, वहां आपको बैंक और मेटल सबसे बड़े 2 सेक्टर्स थे। हिंडाल्को, JSW स्टील, टाटा स्टील, ये वो कुछ काउंटर्स हैं जो आपको पहले फॉल में पार्टिसिपेट करते हुए निफ्टी के दिखाई दिए। उसके अलावा बैंक्स में आपको एक्सिस बैंक जैसे काउंटर वीक दिखाए, रिलायंस जैसे हेवी वेट ने भी बाजार को आज नीचे खींचने का काम किया। हालांकि ये एक बहुत ही क्रूशियल अपने रेंज में है, जहां शायद एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि शायद यहां से ना गिरे, लेकिन आज तो बाजार किसी तरह का सपोर्ट रिलायंस ने नहीं दिया। लगभग 3% तक की, आप 3.25% तक की गिरावट आप रिलायंस पर देख रहे हैं। इसी तरह कुछ एक्शन हमें न्यू स्पेस या स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, बहुत ही लिमिटेड सेक्टर्स थे जो जिन्होंने बाजार की रिकवरी में जो अटेम्प्ट किया और उस रिकवरी के अटेम्प्ट को सस्टेन भी रखा रहा लास्ट तक। उसमें आपको सीमेंट काउंटर्स दिख रहे हैं, फाइनेंस के कुछ काउंटर्स,
कंजम्पशन स्पेस की थीम क्लियरली आपको मार्केट्स में दिखती है। आदित्य बिरला फैशन हो, यहाँ पर जितने भी रिटेल काउंटर्स हो, टाटा कंज्यूमर जैसे काउंटर हो, जुबिलेंट फूड की बात हो रही थी, मैकडॉनल्ड्स जैसे काउंटर की बात हो रही थी, यूबीएल की, इन सब काउंटर्स में तो आपको तेजी दिखी। एफएमसीजी पैक जो डिफेंसिव बेट्स है टिपिकली, उनमें आप लगातार पिछले हफ्ते से मूव देख रहे हैं कि चर्निंग उस स्पेस में अब भी मौजूदा समय पर चल रही है, उसमें मोमेंटम अब भी प्ले आउट कर रहा है। आईटी पैक, ऑटो पैक, इन्होंने आज रिकवरी को लीड किया था। आईटी पैक से भी आपको रिकवरी तो दिखी, लेकिन कोई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिखी, बहुत बड़ी कन्विक्शन नहीं दिखी। टेक महिंद्रा की बात करें, टीसीएस की बात करें, परसिस्टेंट की बात करें, तो टेक महिंद्रा और टीसीएस जैसे बिगीज की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, बहुत ही मार्जिनल गेन्स के साथ इस वक्त बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यस, एटलीस्ट इनमें एक सेलिंग जो थी वो फिलहाल अभी नहीं दिख रही है पिछले कई दिनों से। तो लेकिन क्या ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है? बॉटम के पास है काउंटर्स, माइट बी टू अर्ली टू से दैट। ब्रेंट क्रूड का जो फायदा जिन काउंटर्स में दिखा, पेन स्टॉक्स में क्लियरली आपको दिखा, लॉजिस्टिक काउंटर्स में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है। इन सब चीजों में आपको मूव जरूर दिखाई दी। तो आज बाजार में इंट्राडे पुल्स तो हुए, लेकिन सस्टेन नहीं हुए, और सस्टेन सिर्फ हुआ तो 16,800 का लेवल, उससे जरूर बाजार ने अभी फिलहाल के लिए प्रोटेक्ट कर दिया। लेकिन ब्रेथ, बाजार की ब्रेथ बहुत अच्छी थी, मिड कैप स्पेस में ज्यादा रिकवरी थी, एक्शन था। लेकिन अगर आप सारे सेंटिमेंट्स को देखें तो अब भी कॉशियस सेंटिमेंट तो रखना भी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश और मिथिलेश, आप दोनों का ही आपने समय दिया, ये सारी कॉल्स और पिक्स हमसे शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आरबीआई एमपीसी की बैठक के क्रूशल दिन से एक दिन पहले, और थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन किस तरह की ट्रेडिंग होनी चाहिए, कैसी पोजीशनिंग होनी चाहिए, और कौन से होंगे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, ये सारे ट्रेड्स कल लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।